नमस्कार साथियों, धाकड़ कॉन्सेप्ट आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता है। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री और हिस्ट्री में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है उसके बारे में हम जान रहे थे। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में हमने पढ़ा। अब एक मेजर शिफ्ट जो आएगा वो आएगा महाजनपद काल में। हम ये कह सकते हैं कि ये दूसरी बार नगरीकरण हो रहा है। दूसरी बार नगरीकरण का मतलब यहाँ पर बड़े बड़े नगर बन रहे हैं और वो नगर दूसरी बार बन रहे हैं। एक नगरीकरण हमने पढ़ा था कहाँ, हड़प्पा में, और दूसरा नगरीकरण ये जो है महाजनपद काल में है। महाजनपद काल को अगर हम देखें तो महाजनपद काल, महाजनपद, तो देखिए पहले जन था, फिर जनपद हुआ, फिर महाजनपद हुआ, ये इस तरीके से चले। ठीक है, महाजनपद काल की शुरुआत होती है BCE यानी 600, BC लिखिए, BC लिखिए, 600 से शुरुआत होती है। और इस समय कई सारे महाजनपद अलग अलग क्षेत्रों में विकसित होते हैं। पुराने शास्त्र साहित्य जो हमें मिलता है उसके अकॉर्डिंग 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपद में कुछ जनपद बहुत फेमस थे, जैसे वज्जी है, उज्जैनी है, या अवंती है, या मगध है। इस तरीके से महाजनपद बहुत फेमस थे। उन सभी महाजनपदों में मगध का उदय हुआ और मगध के उदय के होने के भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन थे। अब हम मगध की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मगध ही वो जगह है जहां से राजवंशों की शुरुआत होगी और मगध से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कण्व वंश, ये सारे वंश वहां से आएंगे। तो हमारा जो हिस्ट्री है अब एक फ्लो में चलने लगा है। मैं क्लासेस भी ट्राई करूंगा कि आपको अब जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करवा दूं, क्योंकि राजा महाराजाओं की कहानियां हैं, बस कुछ खास है नहीं, तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी है। बस एक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर हमें ध्यान नहीं रखनी चाहिए कि इसी समय लगभग 600 ईसा पूर्व यहाँ पर धार्मिक आंदोलन हुए और धार्मिक आंदोलन में कई सारे जो हैं वो नए नए धर्म निकल के आते हैं, नए नए संप्रदाय निकल के आते हैं। उसमें से हमारे जो SSC रेलवे में जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो आता है जैन और बौद्ध धर्म। तो जैन और बौद्ध धर्म के बारे में भी हमें जो है पढ़ना है और ये ऐसा चैप्टर है जहां से हमेशा क्वेश्चन उठते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व में क्या घटना घट रही थी, क्या इस टाइम की खासियत थी? क्योंकि जो हमने पढ़ा अभी तक वो एक तरीके से आर्य संस्कृति थी, ग्रामीण संस्कृति थी, या प्राक शहरी संस्कृति थी। मेरा प्राक शहरी कहने का मतलब जो है प्राक नगरी आप बोल सकते हैं, और अच्छा वर्ड है। प्राक नगरी का मतलब न तो वो रूरल थी एक तरीके से, बिल्कुल रूरल भी नहीं थी जैसा आपकी चालकोलिथिक एज की थी या ताम्र पाषाण युगीन एज की थी, लेकिन उस तरीके से भी नहीं थी कि हड़प्पा की थी। उन ग्रामीण और शहरी के बीच में जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो चल रही थी आपकी। अभी तक हमने जो वैदिक काल के बारे में पढ़ा। अब वैदिक काल के बाद में जो महाजनपद काल है ये पूर्ण रूप से शहरी हो गया था। तो चलिए देखते हैं। अर्बन व्यवस्था हो गई थी, नगरीय व्यवस्था हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए कई सारी चीजें मैंने लिखी है, जो लिख के दिया है आपको वो भी अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपका बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है? बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ है, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। ये दो ग्रंथ हैं, ये दो किताबें हैं, दो टेक्स्ट हैं। इनके अनुसार कुल जो महाजनपद थे टोटल थे 16। कितने महाजनपद थे? 16। उसमें ये मुख्य थे, मैंने बताया मगध, अवंती, काशी, कौशल, वज्जी। और वज्जी जो है, ये वज्जी संघ जो मैं लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं, वज्जी संघ वर्ल्ड का एक ऐसा पहला संघ था जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, रिपब्लिक जो हम बोलते हैं, जिसका मुखिया चुना जाता है, उस तरीके की व्यवस्था थी। ये वज्जी संघ में अलग अलग जो है 8 सामंत या सरदार कन्फेडरेशन थे, उनसे मिलकर जो है ये वज्जी संघ बनता था। और मगध तो है ही, मगध तो इंपॉर्टेंट था ही कि मगध बाद में उत्कर्ष हुआ मगध का, और वहीं पर कई सारे राजा, प्रतापी राजा हुए, उन्होंने अपना एक साम्राज्य फैलाया। एक अवंती, मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है, उज्जैन के महाकाल जो वहां पर है, तो उज्जैन का पुराना नाम अवंती था। इसकी राजधानी थी महिष्मती और एक राजधानी तो अवंती खुद थी। तो ये एक किंगडम बहुत बड़ा था। मगध और इनका बहुत झगड़ा चलता था। कुछ फैक्चुअल चीजें अगर देखें तो सबसे पहले तो भारत के बाहर कंबोज और गांधार दो थे। अफगानिस्तान और पाक में इनका फैलाव था। अभी आप कहें कि नॉर्थन इंडिया, जो उस समय नॉर्दर्न इंडिया था, अब तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में बढ़ गया है। तो ये जो कंबोज और गांधार जो दो महाजनपद थे ये भारत से बाहर थे। और ये जो जितने भी 16 जनपद थे ये सारे के सारे 16 जनपद जो है उत्तर में थे। केवल एक जनपद जो था वो नर्मदा के दक्षिण में था, और यहां पर उसका नाम है, कौन सा है? 15 वर इन द नॉर्थ, अश्मक है। वैसे यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं भी आपको मैप बता दूंगा तो पता लग जाएगा। अश्मक
जो था वो नीचे था, कहा, नर्मदा के नीचे था। दिस एज इज नोन एज द सेकेंड अर्बनाइजेशन। मैंने आपको बताया कि ये जो है दूसरा नगरीकरण कहलाता है। कौन सा? दूसरा नगरीकरण। ठीक है, हालांकि मेरे रेलवे वाले विद्यार्थियों को थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मैं कई सारी जगह जो है वहां पर लिखता जा रहा हूँ, इतना बोलता जा रहा हूँ। वीडियो का अल्टीमेट एक्सेस आपके पास में है, आप कितना भी जो है ले सकते हैं, तो कितनी बार देख सकते हैं उसको, तो देख लीजिएगा। बोल तो हिंदी रहा हूं मैं। द एज इज नॉन एज द सेकेंड अर्बनाइजेशन, दूसरा नगरीकरण है, क्योंकि पहला कब था? वो हड़प्पा से रिलेटेड था, वो ब्रॉन्ज से रिलेटेड था, है ना। हड़प्पा सभ्यता में जो कांसा है उससे रिलेटेड था, लेकिन मैंने बताया इनको कि इनको लोहा मिल गया था, और लोहे के कारण जो नगरीकरण हुआ वो दूसरा नगरीकरण था, महाजनपद वाला। ये आयरन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, देखिए। आयरन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द महाजनपद। महाजनपद के डेवलपमेंट में आयरन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब देखिए, मैं थोड़ा और अच्छा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियर कर दूं। देखिए, जब लोहा इनको मिला, तो लोहा मिलने के कारण क्या हुआ? लोहा मिलने के कारण कृषि कार्यों में बहुत प्रगति हुई, जंगलों को काटना आसान हुआ। कृषि भूमि जब हुई, तो कृषि भूमि होने के कारण कई सारी उपज हुई, उपज में वृद्धि हुई। जब उपज में वृद्धि हो जाएगी, तो इंसान के पास जब ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा? दूसरी जगह व्यापार करने की कोशिश करेगा। व्यापार बढ़ेगा, अर्थतंत्र बढ़ेगा, अर्थतंत्र बढ़ेगा तो सुरक्षा बढ़ेगी, राजा महाराजा होंगे, उनकी प्रजा हो जाएगी। इस तरीके से लोहे ने महाजनपद काल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फिर देखिए, ये जो जनपद काल था, इनके आपसी टकराव का युग था, यानी ये आपस में लड़ते रहते थे। और उन लड़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट जो बनकर कौन उभरा? वो मगध उभरा। और ये कुशीनगर, जहां महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, और पावापुरी जहां भगवान महावीर की मृत्यु हुई, दोनों मल्ल गणतंत्र की राजधानी थी। तो ये गणतंत्र का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक। मैंने बताया आपको, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट और दुनिया का पहला रिपब्लिक कौन था? वज्जी। ये फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट, इससे इतने समय पहले भी फर्स्ट रिपब्लिक था वर्ल्ड का। ये एक मल्ल गणतंत्र था। तो मल्ल गणतंत्र की राजधानी थी कुशीनगर और पावापुरी। कुशीनगर में बुद्ध की जो है, हम कहेंगे मोक्ष प्राप्त हुआ, उनको महापरिनिर्वाण हुआ। मरना इनके लिए कहना थोड़ा गलत है। पावापुरी जहां भगवान महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, या इनको जो है कैवल्य प्राप्त हुआ, तो वो जो है मल्ल की राजधानी थी। और वज्जी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रिपब्लिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये मैंने आपको बेसिक चीजें बताई कि जनपद काल से महाजनपद की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, कैसे बड़े बड़े शहर बने, उन बड़े बड़े शहरों में क्या खास बातें थी, और उन खास बातों के अलावा सबसे शक्तिशाली कौन बनकर उभरा। तो एक्चुअल में तो हमें पढ़ना है मगध, और मगध के बारे में जानने के लिए मैंने पहले एक भूमिका बांधी है कि मगध एक्चुअल में कहाँ से आया। हालांकि हम कुछ और रीजन भी देख लेते हैं कि मगध की उत्कर्ष के क्या कारण थे, वो हम देख लेते हैं। पहले, इससे पहले मैं आपको मैप्स बता देता हूँ, वो आपको ध्यान में रहेगा कि देखिए, ये जो है मैंने बताया, ये इंडिया की बाउंड्री अभी आपको दिख रही होगी, ये भारत की बाउंड्री है। और ये जो है यहाँ पर इन्होंने जो है, ये एक्चुअली हम यहाँ तक हैं, हम तो यही मानते हैं, बाकी वो दूसरे लोग माने ना माने। तो गांधार और कंबोज जो है, ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है, और ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो पाकिस्तान और इसमें ये गांधार था, और यहाँ पर कंबोज था। ये दो भारत से बाहर थे, मैंने बताया। देखिए, ये नर्मदा नदी है, मैंने आपको बताया भी था उस समय कि सारे उत्तर में थे, और नर्मदा के नीचे कौन था? अशमक था। ये कावेरी, ये कृष्णा, है ना, इस तरीके से नदियां हैं, बहती हैं। तो ये 16 हैं, आप गिन लीजिएगा। ये लिखा हुआ है कि नगर है, ये नदियां, और आधुनिक सीमा है अभी की। तो अवंती मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका मगध यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, ये वज्जी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, ये काशी यहाँ पर है। इस तरीके से ये बहुत सारे। मल्ल में मैंने बताया आपको, यहाँ कुशीनगर और पावापुरी थे। कुशीनगर और पावापुरी ये जो है नेपाल बॉर्डर के पास में है। तो यहाँ पर कुशीनगर और पावापुरी में ही भगवान बुद्ध और जो है महावीर जैन जो है, उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ये कुरु और पांचाल हैं, ये मैंने आपको बताया था। ये महाभारत से आप जोड़ सकते हैं इनको। सूरसेन, मत्स्य अलवर का पार्ट है भी। आपको पता होगा राजस्थान का जब पुनर्गठन हुआ तो मत्स्य संघ बोला गया था, क्योंकि इसी वजह से मत्स्य संघ बोला गया था, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा राज्य उस समय हुआ करता था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपको। अगर आपको ये मैप नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं एक मैप और लाया हूँ आपके लिए, ताकि वो अच्छा लगे आपको। इस मैप की ये खासियत है कि एक तो कलरफुल है, और दूसरा खासियत ये है कि इसमें इनकी राजधानियाँ लिखी है। जैसे अवंती है, तो अवंती ये एक महाजनपद, इसकी राजधानी है उज्जैनी, महिष्मती। इस तरीके से इनकी राजधानी है। जैसे आपका ये यहाँ पर है गांधार, ये कंबोज है, ये गांधार है, तो तक्षशिला यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कुरु है, तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ आपकी लिखी गई है। तो ये मोटी है, आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर मगध है, तो मगध की पहले राजधानी क्या थी? राजगृह, और बाद में राजधानी क्या हो गई? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का मतलब पटना। तो ये एक मैप और है जो आपको समझ में आएगा। और ये अशमक है,
ये नर्मदा का मैंने बताया, नर्मदा के साउथ में। तो साउथ में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत के बाहर जो 2 महाजनपद थे वो कौन से हैं, साउथ में जो जनपद थे वो कौन से हैं, इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे मगध की। तो मगध सबसे पावरफुल होके क्यों उभरा? हालांकि मगध का अवंती से 100 सालों तक युद्ध चला और उसमें फिर बाद में मगध और अवंती मित्र भी बन गए, और बाद में अवंती जो है, मगध और अवंती मित्र बन गए, मतलब यहाँ मगध के जो उस समय के राजा थे और ये उस समय के राजा थे वो मित्र बन गए। संघर्ष तो फिर बाद में हुआ और 100 सालों तक चला। बाद में शिशुनाग वंश ने अवंती को हरा दिया और अपने राज्य में मिला लिया। तो आइए देखते हैं मगध के बारे में कि राइज ऑफ मगध किस तरीके से हुआ है। और ये यहाँ पर देखिए, ये महाजनपद 600 ईसा पूर्व विकसित होना शुरू हुए थे और 100 सालों में ये स्थिति हो गई थी कि धीरे धीरे 1 2 3 4 5 बनते बनते 16 महाजनपद जो है हो गए थे। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है वन ऑफ द 16 ग्रेट लिस्टेड इन अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में जो है ये लिखा गया है। तो मैंने आपको बताया भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में इनका जिक्र है। अब आप देखिए मगध का उत्कर्ष। तो मगध जो है यहाँ पर एक तो पहली डायनेस्टी, पहला वंश कौन सा था? पहला वंश था यहाँ पर कौन सा? हर्यक वंश। हर्यक वंश पहला वंश था। ठीक है, पहला पावरफुल राजा जो था वो बिंबिसार था। सबसे जो ताकतवर राजा था वो था बिंबिसार। एक बिंदुसार भी आता है, अशोक के पिता, वो बिंदुसार है। अशोक के पिता बिंदुसार है, ये बिंबिसार है, ध्यान रखिएगा। अशोक का मतलब हमारे उधर लैंग्वेज में था, अशोक का मतलब था छोटा, और उनके पिता भी छोटे ही थे, बिंदु, उससे आप याद रख लीजिएगा, ये बिंबिसार है। और रीजन क्या थे इनके राइज के, उत्कर्ष के क्या कारण थे? तो देखिए यहाँ पर मैंने 4-5 कारण लिखे हैं। अगर आप आरएस भी लिख रहे हैं ना तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। एक तो डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या थी? कूटनीति थी, दोस्ती कर लेना, विवाह संबंध बढ़ा लेना, एक दूसरे राज्य को जो नहीं मिल पा रहा है उसको जीत लेना। जैसे उज्जैन के साथ में इन्होंने डिप्लोमेसी की थी, विवाह संबंध भी स्थापित किए। तो डिप्लोमेसी के कारण जो है इनका उत्कर्ष हुआ। जब लोगों से बड़े बड़े को अपने अपने आप में मिला लिया और छोटों से झगड़ा करके उनको हरा दिया, तो इस तरीके से इन्होंने कूटनीति बनाई। ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। राजगृह जो राजधानी थी, इसको गिरिव्रज, इसका पुराना नाम राजगीर जो है ना, राजगीर, और इसका पुराना नाम है गिरिव्रज। तो ये गिरिव्रज जो राजधानी थी ना, ये 5 पहाड़ियों से गिरी थी। कितनी पहाड़ियों से? 5 पहाड़ियों से। 5 पहाड़ियों से गिरी होने के कारण इसका अभेद्य था, यानी इसको जल्दी से जीता नहीं जा सकता था। बाद में राजगृह से राजधानी पटना शिफ्ट हुई और पाटलिपुत्र या पटना भी एक तरीके से 3-4 तरफ से नदियों से घिरा हुआ था, तो जल दुर्ग की तरह काम करता था, वाटर फोर्ट की तरह काम करता था। उसको क्या जीतना बहुत मुश्किल था। दूसरा, वहां की जमीन जो थी वो काफी उपजाऊ थी, उपजाऊ जमीन थी, तो वहां पे कृषि कार्य भी उस तरीके से हुए, तो रेवेन्यू भी इकट्ठा हुआ, पैसा भी आया। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कैपिटल। फिर बिंबिसार एंड अजातशत्रु वाज द कैपेबल रूलर। एक राजा में भी गुण होता है कि वो जो साधन संसाधन उसको मिले हैं वो भी अच्छी तरीके से यूज करके आगे अच्छा काम कर ले, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। आयरन वाज अवेलेबल इजीली। आपको पता है कि आयरन की खोज तो हो ही गई थी, सेकंड अर्बनाइजेशन उसी वजह से हुआ, लेकिन आयरन जो अवेलेबल था वो यूपी और बिहार के उन क्षेत्रों में अवेलेबल था जो मगध में पड़ते थे। तो इनको एक एक्स्ट्रा एज मिला, इनको सुप्रीमेसी में एक रीजन मिला कि इनके पास में लोहा बहुत अच्छे से था, तो हथियार शस्त्र वगैरह इन्होंने आसानी से बनाए और उसी के कारण जो है ये हो गया। और द लैंड ऑफ द किंगडम वाज फर्टाइल, यानी कि जो उपजाऊ भूमि थी, इनकी उपजाऊ भूमि थी, जो यहाँ का जो इनकी राज्य की जो बाउंड्री थी, परिधि थी, जो इनका भूमि थी वो बहुत उपजाऊ थी। और सबसे पहले युद्ध में इन्होंने ही क्या किया? हाथियों का प्रयोग किया। हाथी जो है इनके उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यहाँ जो इनका पार्ट था पूरा, वहाँ पे बहुत हाथी थे और हाथियों को युद्ध में प्रयोग करने वाले पहले थे। तो देखिए कई सारी नई नई चीज़ों के कारण और कई सारी परिस्थितियों के कारण एक चीज़ उभरती है। यहाँ से आप ये भी शिक्षा ले सकते हैं कि जो व्यक्ति सफल होता है उसमें एक फैक्टर नहीं होता है, कई सारे फैक्टर होते हैं तभी वो सफल हो सकता है। जैसे आप अगर परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि आप एक चीज़ करने से पास हो जाएं, सिर्फ वीडियो देख लें उससे भी कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज़ें भी आपको करना पड़ेगी, टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको योगा करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिमाग की कसरत, दिमाग की एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, आपको शरीर को भी ध्यान रखना पड़ेगा, मनोस्थिति भी अच्छी रखनी पड़ेगी। फिर किसी की आर्थिक स्थिति का प्रॉब्लम होता है, किसी का क्या प्रॉब्लम होता है, किसी के घर में झगड़ा है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है किसी व्यक्ति की सफलता में। तो आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए सारी चीज़ों को देखिए। यहाँ पर कौन कौन सी मेजर डायनेस्टी हुई, मुख्य जो यहाँ के मुख्य जो यहाँ पर वंश हुए वो कौन कौन से हुए, तो ये मैंने लिस्ट बना रखी है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश। हालांकि एक और आता है बाद में, आंध्र सातवाहन वंश। तो आंध्र सातवाहन वंश जो आता है
वो एक्चुअली मगध पटना पर राज नहीं करता है, वो थोड़ा साउथ में चला जाता है, लेकिन फिर भी इनके बाद ही आता है वो। तो ये हमें पढ़ना है 6। ये 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्यक, शिशुनाग और नंदवंश। यहां पर सिकंदर का आक्रमण होता है, और सिकंदर के आक्रमण के बाद में ये नंद जो है कमजोर पड़ने लगते हैं, और नंदों की कमजोर होती शक्ति को मौर्यों के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। मौर्य एक्चुअली कोई वंश नहीं था पहले, मौर्य में तो चंद्रगुप्त मौर्य का आपने नाम सुना होगा, जिनके गुरु आचार्य चाणक्य थे, और आचार्य चाणक्य ने उस बालक की प्रतिभा को पहचाना, उसको ट्रेन किया, और उसी के थ्रू मौर्यों ने नंदों को पराजित कर दिया। और फिर मौर्य वंश की शुरुआत होती है, जिसमें सबसे प्रतापी राजा जो है अशोक हुआ, और अशोक के बाद में शुंग वंश आया, कर्ण वंश आया। तो एक्चुअली हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे, मैं आपको इंडेक्स बता रहा हूं। आज तो हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि हर्यक, शिशुनाग और नंदवंश में कौन कौन हुए। फिर इसके बाद में हम जो है यहां पर पढ़ेंगे 2 चीजें बीच में। क्या चीजें पढ़ेंगे, ये आंध्र सातवाहन यहां पर मैं लिख देता हूं, हटा देता हूं, यहां पर लिख देता हूं सातवाहन। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में एक तो हम पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन, क्योंकि इसी समय जब मगध का उत्कर्ष हो रहा था, तो बौद्ध और जैन धर्म भारत में, बौद्ध और जैन संप्रदाय पनपे, और मगध के राजाओं ने भी उनको आश्रय दिया, प्रश्रय दिया, आरक्षण दिया, संरक्षण दिया। तो इनके बारे में पढ़ना है। और इसी टाइम जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, तो सिकंदर का इन्वेजन भी हमें पढ़ना है, सिकंदर का आक्रमण ये भी हमें पढ़ना है। और सिकंदर का आक्रमण जब हम पढ़ेंगे, तो सिकंदर के आक्रमण के बाद में जब मौर्य आएंगे, शुंग आएंगे, कर्ण आएंगे, उनको पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, और फिर तीसरे पार्ट में इसको और इसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है आज, सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट होगा आपका ये मिलाकर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं मगध के बारे में, मगध की क्या कहानी है। ये मैंने उसके रीजन आपको बताया कि मगध ही इन 16 महाजनपदों में क्यों उभर कर आया, तो ये रीजन मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हर्यक वंश की बात की थी, तो हर्यक वंश जो है 544 से 412 ईस्वी तक हुआ। मैंने बताया कि 600 BCE से महाजनपद बनना शुरू हुए धीरे धीरे, और जब बड़े बड़े नगर हुए तो 544 ईस्वी में यहाँ एक हर्यक वंश की स्थापना हुई। और हर्यक वंश जो 544 ईस्वी में चला था, तो बिंबिसार जो है यहाँ का प्रतापी राजा हुआ, वो इतने साल शासन किया। देखिए उल्टा चल रहा है, ठीक है ना, 44 साल ये और 8 साल ये, 52 ईयर्स इसने शासन किया। ये इसके बारे में 3-4 चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये कि बुद्धा का शिष्य था और बुद्धा के समकालीन था, कंटेम्प्रेरी था। भगवान बुद्ध जो थे इसके समकालीन थे, या ये बुद्ध के समकालीन था, और उनका शिष्य भी था ये। दूसरा, इसने 3 विवाह किए। मैंने आपको बताया था कूटनीतिक रूप से इसने विजय प्राप्त की थी, अकबर की तरह ही यहाँ पर कूटनीति इसने अपनाई। 3 विवाह की, एक तो कौशल, एक वैशाली वज्जी में था। तो ये मैं जगह के नाम बता रहा हूँ, ये महिलाओं के नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये पंजाब, तो ये जो है ये वत्स, अभी पंजाब कहाँ पर है, ये वो पंजाब नहीं है, ये यहाँ पर वत्स में है, यहाँ पर पंजाब था उस समय, यहाँ पर ये जो है ना, ये एरिया जो है उस समय इस नाम से जाना जाता था, ये वत्स वाला एरिया, तो ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने 3 विवाह किए अलग अलग। प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह किया, और इसको क्या मिल गया, काशी मिल गया, और दहेज में काशी मिल गया। दहेज में काशी मिलने से इसको 1 लाख रुपए का रेवेन्यू हर साल मिलने लगा। तो देखिए ये भी एक बड़ा रीजन था कि ये उभर कर आया। तो कूटनीति के माध्यम से धन मिला, और धन के माध्यम से फिर इन्होंने सत्ता हासिल की। और महाजनपद जो ये वज्जी महाजनपद की चलना थी, वो डॉटर ऑफ चेटक थी। अब चेटक जो है बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। चेटक जो है एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि चेटक जो है वो भगवान महावीर, इस जो भगवान महावीर की मदर का नाम था त्रिशला जो है चेटक की बहन थी, यानी कि भगवान महावीर के मामा जी थे ये चेटक। और इस बड़े कुल की लड़की से, चलना से जब विवाह किया बिंबिसार ने, तो उसका कद वैसे भी बढ़ गया। और तीसरा पंजाब के मद्र कुल की शेमा से, 3 महिलाओं से विवाह किया, चलन्ना, शेमा और महाकोशला, ये 3 उसकी वाइफ का नाम था। फिर ही फॉट विद द किंगडम ऑफ अवंती, और अवंती के राजा से लड़ा है। देखिए कूटनीति देखिए, जब उनको पता लगा कि हो नहीं सकता, चंड प्रद्योत नाम था उसका, क्या नाम था, चंड प्रद्योत। ये चंड प्रद्योत अवंती का राजा था, उज्जैन का राजा था। इनसे झगड़ा किया, लड़ा, जीत नहीं पाए, दोनों आपस में सलाह कर ली, इन्होंने फ्रेंड बन गए। तो देखिए कूटनीति देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, यहाँ पर ये आता रहता है। कूटनीति देखिए कि जब चंड प्रद्योत बीमार हुआ, तो इन्होंने अपने राज्य वेद को, यानी रॉयल फिजिशियन को वहां भेजा, और उसका नाम एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि जीवक, उसका नाम क्या था, जीवक। तो जीवक को इन्होंने चंड प्रद्योत की सेवा में भेजा, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि चंड प्रद्योत को जॉन्डिस हो गया था, यानी पीलिया हो गया था। तो पीलिया होने पर
चंड प्रद्योत जब जॉन्डिस हुआ को, तो जीवक को इन्होंने क्या किया, राज्य वैद्य जो था, रॉयल फिजिशियन जो था बिंबिसार ने, उसको वहां भेजा था। एक इसकी उपाधि है, ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री में उपाधियों का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो श्रेणी की उपाधि है। श्रेणिक का मतलब जैन ग्रंथों में एक्चुअली इसको श्रेणिक बोला गया है। श्रेणिक का मतलब होता है जिसके पास स्टैंडिंग आर्मी हो, स्थायी सेना हो। तो स्थायी सेना रखने वाले व्यक्ति को श्रेणिक बोला जाता था, और ये पहला व्यक्ति था बिंबिसार जिसने अपनी स्टैंडिंग आर्मी रखी थी सबसे पहले। तो ये एक इंपॉर्टेंट था। तो ये मैंने आपको बिंबिसार के बारे में बता दिया। ये एक इनिशियल लेवल पे था, लेकिन उत्कर्ष में इसने बहुत जो है योगदान दिया। इसके बाद में जिसका बेटा होता है अजातशत्रु, तो अजातशत्रु ने क्या किया, अजातशत्रु ने, इसने तो कूटनीति लगाई, लेकिन अब चूंकि कूटनीति के कारण ये पावरफुल हो चुका था, तो पावरफुल होने के बाद में अजातशत्रु ने क्या किया, कई सारे आसपास के महाजनपदों को आक्रमण करना, लूटना और जीतना शुरू कर दिया। तो उसने वो नीति अपनाई, और अजातशत्रु को पितृहंता भी बोला जाता है। पितृहंता क्यों? क्योंकि वो बिंबिसार की मृत्यु करके राजगद्दी पर बैठा था। तो चलिए जानते हैं अजातशत्रु के बारे में। ये दो ही राजा बड़े प्रतापी हुए जो हर्यक वंश में हुए थे। तो अजातशत्रु के बारे में देखिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, 492 से 460 कुल 32 साल इसने जो है शासन किया। इसको पितृहंता बोला जाता है। और कुणिक, कुणिक का मतलब ही एक्चुअली पितृहंता होता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि किस हर्यक वंश के राजा को कुणिक बोला जाता है। तो कुणिक बोला जाता है अजातशत्रु को, क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या की थी। काशी से कौशल और वैशाली वज्जी से छीन लिया इसने, मैंने बताया था आपको। क्योंकि काशी तो इसको वैसे भी दहेज में मिला था, वहां से रेवेन्यू मिलता था इसको, लेकिन ये चाहता था अपना राज्य विस्तार करना, और इसके मामा के पास में था काशी। काशी का तो मैंने बताया ना कि इसके मामा की जहाँ शादी, इसके पिता की जहाँ शादी हुई थी, वहीं से काशी इसको दहेज में मिला था। लेकिन ये क्या चाहता था, ये चाहता था कि वहां से जो है छीन लिया जाए, इसका राज्य विस्तार किया जाए। और वैशाली से वज्जी वैशाली छीन लिया, कहां से, वज्जी से। तो इन्होंने अपने रिश्तेदारों के यहाँ आक्रमण किया, और इसके जीतने की दो बड़ी वजह थी। ये हिस्ट्री में बहुत डेप्थ का क्वेश्चन है, कभी आ सकता है आपके। रथमुसल, रथमुसल एक हथियार था इसके पास में, और एक और था इसके पास में महाशिलाकंटक। ये महाशिलाकंटक क्या था? आपने बाहुबली मूवी देखी होगी। तो बाहुबली मूवी में जब वो बाहुबली और भल्लाल देव दोनों की आर्मी जो है वो दूसरी भाषाओं के लोगों से लड़ती रहती है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, एक बड़ा पत्थर जो है उसमें लगाते हैं रथ टाइप में, और उस बड़े पत्थर को खींच के नीचे ले आते हैं, और रस्सी काटते तो बड़ा पत्थर क्या करता है, इस तरीके से करके पत्थर को फेंकता है। उसको बोलते हैं महाशिलाकंटक। महा का मतलब बड़ा, शिला का मतलब पत्थर, और कंटक का मतलब वो फेंकने वाला। तो महा कैटापुल्ट टाइप था, कैटापुल्ट होती है ना ऐसे, उस तरीके से ये महाशिलाकंटक था। और एक और इसके पास में था रथमुसल। रथमुसल क्या था, जो भल्लाल देव टाइप का था, कि उस रथ में ही हथियार लगा था, कई सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता था। गदा टाइप लगा हुआ था, उसके तो वो चक्री लगी हुई थी जिससे कट जाते थे लोग, लेकिन यहाँ पर गदा लगा हुआ था, मेस, तो वो जुड़ा हुआ रहता था। तो वो घूमता था, तो जैसे रथ चलता था वो घूमता था, और घूमने से कई सारे लोगों के साथ मास हत्या की जा सकती थी। तो ये दोनों हथियार जो इसने डेवलप किए थे अजातशत्रु ने, तो ये भी इसकी जीत में कारण बने। और सबसे इंपॉर्टेंट, पहली बौद्ध संगति जो है राजगृह में हुई थी, तब अजातशत्रु जो है यहाँ पर शासक था। यानी अजातशत्रु भी किस धर्म को मानने वाला था? बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो ये संगतियां जो है कहाँ हुई, कैसे हुई, किसमें हुई, ये मैं बौद्ध में आपको बता दूंगा। जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा तो 4 बौद्ध संगतियां हुई है, कहाँ पर हुई है, किस सन में हुई है, कौन राजा था, कौन अध्यक्ष था, क्या काम हुए, सारा एक टेबल बना दूंगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अजातशत्रु के बारे में था। फिर अजातशत्रु के बाद में क्या हुआ कि अजातशत्रु के बारे में कोई भी ऐसा प्रतापी राजा इनके यहाँ पर नहीं हुआ, एकमात्र हुआ जो उदयन हुआ था इसके जस्ट बाद में। और उदयन इसका बेटा था, और उदयन ने भी अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी ली थी। तो कहते हैं ना, जो करे सो भरे, जो जैसा करता है वैसा भरता है। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, और अजातशत्रु की हत्या उदयन यानी उसके बेटे ने कर दी। उदयन के बाद में इनके वंश में कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जो प्रतापी था, और उसी के बाद में एक नया वंश आता है, शिशुनाग वंश। तो हम उदयन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये उदयन के बारे में मैंने लिखा है 460 से केवल 16 साल का शासन रहा। पितृहंता ये भी था, पितृहंता ये भी था। उदयन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, वो देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका बनता है, बिल्कुल बनता है। मैंने बताया था कि गिरिव्रज या राजगृह इनकी राजधानी थी, और राजगृह जो इनकी राजधानी थी या गिरिव्रज जो इनकी राजधानी थी, वहां से ये राजधानी लेकर आ गया पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का निर्माता भी यही था, उदयन। तो अगर कभी भी आ जाए कि पाटलिपुत्र यानी पटना, पाटलिपुत्र का क्या मतलब है? पटना। पाटलिपुत्र किसने बसाया? तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाना चाहूं तो हजारों बना सकता हूं। तो वो आपका ध्यान रखिएगा कि पाटलिपुत्र को बसाने वाला कौन था? उदयन। और यहां पे
तीन नदियां मिलती थी, गंगा, सोन और गंडक। ये तीन नदियों का संगम यहाँ पर होता था और तीनों तरफ से जो है इसका दुर्ग गिरा हुआ रहता था, जल दुर्ग यहाँ पर बोला जाता था इसको। ये जल दुर्ग की भांति था केंद्र में, और ये एक तरीके से सेंटर में भी पोजीशन थी। तो इधर नेपाल की तरफ, इधर बांग्लादेश की तरफ, या उधर या साउथ में, सब जगह से सेंटर में पड़ता था। सेंटर में आज के भारत के हिसाब से देखोगे तो सेंटर में नहीं है, लेकिन उस समय कम्युनिकेशन इजीली हो सकता था, रास्ते भी वहीं से गुजरते थे। तो एक महत्वपूर्ण जगह को उसने राजधानी बनाया, उदयन उसके लिए ही जाना जाता है। और ये लास्ट पावरफुल किंग था। इसके बाद में जो अंतिम किंग हुआ वो था नागदशक। ये लास्ट किंग नहीं था, लास्ट पावरफुल किंग था, लास्ट शक्तिशाली राजा था। उसके बाद में जो राजा हुआ वो था नागदशक, और नागदशक की हत्या इसके सामंत, इसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी, और शिशुनाग ने एक नया वंश बनाया जिसका नाम है शिशुनाग डायनेस्टी। तो शिशुनाग डायनेस्टी में दो ही महत्वपूर्ण राजा हुए, शिशुनाग और कालाशोक। तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो आपको समझ में आया, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ये तीन इंपॉर्टेंट है। लास्ट राजा नागदशक है। तो अब देखिए शिशुनाग डायनेस्टी 412 से 345 इतने साल ये रही, और इसमें दो महत्वपूर्ण राजा हुए, एक तो शिशुनाग हुआ, एक कालाशोक हुआ। तो इनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं का मतलब इनके ईयर वगैरह हैं, छोटी मोटी चीजें हैं। जैसे एक सबसे पहले अवंती, मैंने बताया अवंती का बहुत सालों तक युद्ध चला, और अवंती का युद्ध चलने के बाद में इसने मगध में मिला लिया। किसने? शिशुनाग ने मगध में मिला लिया। वैशाली लेके गया, और इसके पुत्र कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। तो ये कालाशोक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध संगति हुई थी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने उज्जैन को जीत लिया था। तो और ये क्या कर दिया इसने, क्या किया, राजधानी जो है, देखिए राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज थी। सबसे पहले राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज, या राजगृह, जिसको क्या बोलेंगे? राजगृह। फिर उदयन कहां पर लेकर आया? उदयन ने बसा दी पटना में। पटना से ये कहां लेके चला गया? वैशाली। वैशाली कौन लेके चला गया? कालाशोक। कालाशोक। और पटना कौन लेकर आया? उदयन। और इसका जो पुत्र था शिशुनाग का, सॉरी शिशुनाग, और इसका जो पुत्र था कालाशोक, कालाशोक वापस कहां लेकर आ गया? राजधानी को पटना लेकर आ गया, पाटलिपुत्र लेकर आ गया। तो ये मेजर जो चेंज हुए इतिहास में, ये आपको पूछे जाते हैं। अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। उसका अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। अंतिम शासक को हटाकर एक नए वंश की नींव पड़ती है, जो है नंद वंश। तो वो क्षत्रिय वंश नहीं था, उसने नींव डाली। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पावर ऑफ अवंती, यानी कि अवंती की शक्ति को कुचलना, अवंती की ताकत को दबा देना, ये इनका एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था। क्योंकि अवंती का युद्ध काफी समय से चला आ रहा था और हर्यक वंश वाले इसको खत्म नहीं कर पाए थे। तो ये शिशुनाग वंश ने खत्म कर दिया। तो ये शिशुनाग और कालाशोक बस दो ही राजा हुए। ये राजधानी का शिफ्टिंग है और बौद्ध संगति है, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इससे ब्रीफ नोट्स तो कुछ बन ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंद वंश, तो नंद वंश जो है, नंदों की सत्ता थी, और मैंने बताया नंदीवर्मन को मारकर ये जो है महापद्मनंद और धनानंद, दो बहुत इंपॉर्टेंट राजा हुए। अगर आपने चाणक्य नाम का सीरियल देखा होगा तो धनानंद जो है उसमें राजा होता है, तो ये वही राजा है धनानंद। उसके पास में काफी सेना थी, और ये एक ऐसा कुल है जो क्षत्रिय कुल नहीं था। ये बोला जाता है कि नाई थे ये, या कुछ और भी अलग अलग बोला जाता है कि कालाशोक के और किसी महिला, दूसरी नीची जात की महिला के उससे उत्पन्न हुई संतानें थी। तो महापद्मनंद इसका पहला राजा था, और महापद्मनंद के बाद में धनानंद हुआ। तो धनानंद की आर्मी बहुत बड़ी थी। उसका बोला जाता है कि उसकी आर्मी में 2 लाख लोग थे। आज भारत की आर्मी में 13 लाख लोग हैं, उस समय सोचिए उसकी आर्मी में 2 लाख लोग थे। और सिकंदर की आर्मी यही सुनकर जो है आगे नहीं बढ़ी भारत में, ऐसा भी कहा जाता है। तो महापद्मनंद के बारे में क्या है? एक तो इसने एक राट की उपाधि धारण की थी, ठीक है, एक राट। और दूसरा क्या है? कलिंग को जीता। कलिंग जो है ये उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में है कलिंग। और उड़ीसा में जो कलिंग है, वहां से भगवान महावीर की मूर्ति उठाकर लाया था। इस भगवान महावीर की मूर्ति को उठाकर ले जाने का जिक्र बाद में कहां किया गया? हाथी गुम्फा अभिलेख। ये हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से हमें कलिंग युद्ध की भी जानकारी मिलती है। ये हाथी गुम्फा अभिलेख एक्चुअली बाद में खारवेल नाम का राजा था, उसने किया है। खारवेल नाम के राजा ने अपना एक अभिलेख लिखवाया था, उसके राज्य में क्या क्या घटनाएं हुई उसका पहले का इतिहास वगैरह लिखवाया था। तो यही हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि महापद्मनंद ने उड़ीसा पर आक्रमण किया, और उड़ीसा से भगवान महावीर यानी जिन की मूर्ति को उठाकर वो ले गया। इसके बाद में नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। अंतिम भी यही था और मोस्ट पावरफुल भी यही था। इस समय सिकंदर ने आक्रमण किया, और इसी को ग्रीक शासकों ने अग्रमीज या जेंडरमीज कहा है। अग्रमीज या जेंडरमीज इसी का नाम है, और इसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने
चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की नींव रखी। किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। चाणक्य की मदद से, चाणक्य की मदद से इसने मौर्य वंश की नींव रखी। तो ये आपका है नंद वंश। अभी तक के सारे किस्से मैंने आपको बताए। हम बात कर रहे थे मगध की, महाजनपद की, मगध के राइज की, मगध में कौन कौन से वंश हुए उनकी। अब हमें बात करना है, चूंकि यहाँ पर बौद्ध संगतियां और बौद्ध और जैन धर्म के बारे में आ रहा है, तो हमें पहले पढ़ना चाहिए बौद्ध और जैन धर्म। जब बौद्ध और जैन धर्म आएगा तो फिर हम उसके बाद में पढ़ेंगे सिकंदर, और सिकंदर के आक्रमण के साथ में ही हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की, और मौर्य के बाद में फिर हम आगे वंशों के बारे में पढ़ेंगे, मगध के वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, इस पीडीएफ का फायदा उठाइएगा और घर बैठे अपनी शिक्षा को मजबूत करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।